नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके चैनल स्टडी फॉर यूपी एग्ज़ाम में। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में भी हम ब्रिटिश काल में भारतीय उद्योगों का पतन कैसे हुआ उसके बारे में डिटेल से समझेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास शुरू करने से पहले हम समझ लेते हैं कि हमने पिछली क्लास में क्या क्या डिस्कस किया था। तो फ्रेंड्स, हमने पिछली क्लास में समझा था कि ब्रिटिश आगमन के पूर्व भारत में उद्योगों की क्या स्थिति थी। उस समय भारत में कौन कौन से प्रमुख उद्योग धंधे थे जो अपनी चरम सीमा पर थे, और इनके कौन कौन से उत्पाद थे जिनकी मांग पूरे विश्व में थी, उसको हमने काफ़ी डिटेल और एनालिटिकल वे में कवर किया है पिछली वीडियो में। फ्रेंड्स, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जाके ज़रूर पूरा वीडियो देखें, तभी आप आज की वीडियो को रिलेट कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम समझेंगे कि कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारी कंपनी के रूप में भारत में आती है, और कैसे समय के साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप बढ़ता है, और कैसे अंग्रेज़ों ने भारतीय अर्थव्यवस्था में अव्यवस्था और अराजकता की शुरुआत की नींव रखी, उसको भी काफ़ी डिटेल से समझेंगे, जिसका परिणाम हमको आगे चलकर भारतीय उद्योगों के पतन के रूप में देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, बिना देर के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, 1608 में अन्य यूरोपीय कंपनियों की तरह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में अपने व्यापारिक उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए भारत में आई, और कंपनी ने शुरुआती दौर में यानी कि भारतीय वस्तुओं को खरीदना और उन्हें यूरोपीय बाजारों में बेचकर मुनाफा प्राप्त करना, यही कंपनी का क्या था, मुख्य उद्देश्य था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ही यूरोप की अन्य जो व्यापारिक कंपनियां थी वो भी इसी तरह के व्यापारिक कार्यों में संलग्न थी, जिसके परिणाम स्वरूप कंपनियों के बीच आपसी व्यापारिक स्पर्धा बढ़ने लगी, और जिसका रिजल्ट क्या हुआ कि भारत से जो निर्यात था उस निर्यात में तेजी आई, और विदेशी पूंजी का भारत में आगमन बहुत तेजी से बढ़ने लगा, जिसकी वजह से भारतीय शासकों ने दिल खोलकर इन यूरोपीय व्यापारी कंपनियों का स्वागत किया। और इतना ही नहीं, इन यूरोपीय कंपनियों को भारतीय शासकों ने व्यापार के लिए कई प्रकार की रियायतें और सहूलियतें भी प्रदान किया, जिससे कि व्यापार को बढ़ाया जा सके। लेकिन समय के साथ देखा गया कि धीरे धीरे अत्यधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अन्य यूरोपीय कंपनियों के साथ साथ जो भारत के स्थानीय शासक थे उनसे भी टकराव की स्थिति पैदा हुई, और कैसे धीरे धीरे इन अंग्रेज़ों का भारत में राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ने लगा, और वे कब भारतीय शासकों की राजनीति में घुस गए यह खुद राजनीतिज्ञों को भी नहीं पता चला। अंग्रेज़ों के भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप हमको 1757 के प्लासी का युद्ध और 1764 के बक्सर के युद्ध के रूप में देखने को मिलता है, और इन दोनों युद्धों में अंग्रेज़ों की विजय के साथ ही कंपनी का भारत में राजनीतिक कद जो था वह काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगा, और यहीं से हमें भारतीय अर्थव्यवस्था में अव्यवस्था व अराजकता की शुरुआत देखने को मिलती है, और यहीं से भारतीय अर्थव्यवस्था के पतन की शुरुआत धीरे धीरे शुरू हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आपके मन में भी कभी ना कभी कहीं ना कहीं यह बात ज़रूर आती होगी कि भाई भारतीय शासकों ने अंग्रेज़ों को भारत में व्यापार करने की अनुमति दी ही क्यों। ना उन्हें भारत में व्यापार करने की अनुमति मिली होती, ना ही वे भारत में आते, और ना ही वो भारत को अपना गुलाम बनाते। तो आपके मन में यह सवाल ज़रूर उठता होगा। तो चलिए अब हम समझते हैं कि जिन भारतीय शासकों ने अंग्रेज़ों को भारत में व्यापार करने की अनुमति दी, क्या वह सही थे या गलत थे। तो फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं कि तत्कालीन भारत में भारतीय शासकों ने जब अंग्रेज़ों को या अन्य यूरोपीय कंपनियों को भारत में व्यापार करने की अनुमति दी तो उसके पीछे क्या रीज़न था। तो जैसा हमने अभी डिस्कस किया कि शुरुआती दौर में जो यूरोपीय कंपनियां थीं या जो यूरोपीय व्यापारी थे वह क्या करते, भारतीय वस्तुओं को भारत से खरीदते और इन्हीं को यूरोपीय बाज़ारों में बेचकर इनसे मुनाफा प्राप्त करते हैं। अब धीरे धीरे भारतीय वस्तुओं की लोकप्रियता यूरोपीय बाज़ारों में बढ़ने लगी। लोकप्रियता बढ़ने से क्या हुआ कि भारतीय वस्तुओं की डिमांड भी बढ़ने लगी। डिमांड बढ़ने से क्या हुआ, डिमांड बढ़ने से यह हुआ कि भारत से वस्तुओं का निर्यात तेज़ी से बढ़ने लगा, और भारतीय वस्तुओं और वस्त्रों के निर्यात के बदले
भारी मात्रा में विदेशी धन यानी कि बुलियन क्या होता था, भारत आने लगा। क्योंकि भाई जब अंग्रेज भारत से वस्तुएं खरीदते तो उसके बदले में या तो वह सोने चांदी के सिक्के देते, या तो जो इंग्लैंड के सिक्के थे वह देते। अब ये बुलियन क्या होते, सीधा शाही टकसालों में पहुंचते, जहां इनको गला दिया जाता था और गलाकर शाही सिक्के बना लिए जाते थे। अब विदेशी व्यापार बढ़ने से इसका सीधा फायदा कहाँ हो रहा है, शाही खजाने पर हो रहा है। तो फ्रेंड्स आप ही बताइए, अगर यूरोपीय व्यापारियों को केवल व्यापार की अनुमति देने मात्र से और थोड़ी बहुत व्यापारिक सहूलियत देने से अगर किसी राजा के राज्य की आय में वृद्धि हो रही है और उसका राज्य समृद्ध हो रहा है, तो कोई भी शासक होगा वो बड़े आराम से इन्हें व्यापार की अनुमति दे देगा। अगर हम वर्तमान समय की ही बात करें तो आप ही देख लीजिए कि वर्तमान समय में भी कई विदेशी कंपनियां भारत में बिजनेस कर रही हैं, उनके कई उद्योग धंधे भारत में सेटअप हैं। इससे क्या हो रहा है कि दोनों देशों को फ़ायदा हो रहा है। और दूसरी बात यह रही कि कोई भी शासक हो या कोई भी राजा हो, वह भाई इतना दूरदर्शी कैसे हो सकता है कि वह जिस कंपनी से आज के समय में व्यापार कर रहा है वह अगले 150 वर्षों के बाद जाकर उसी देश पर शासन करेगा। तो इतना बड़ा दूरदर्शी राजा या कोई शासक हो, ये इतना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आज के समय में भी अगर हम देखें तो भारत में कई विदेशी कंपनियां जो है बिजनेस कर रही हैं, उनके उद्योग धंधे सेटअप है ना। तो इससे दोनों देशों का फ़ायदा हो रहा है। तो इसी तरह तत्कालीन भारत के शासकों ने भी अपने राज्य की समृद्धि को बढ़ाने के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए क्या किया, यूरोपीय व्यापारियों को व्यापार करने की अनुमति दी और उनको कई प्रकार की रियायतें भी प्रदान की, जिससे कि जो ट्रेड है, जो व्यापार है, वह अच्छी तरह से चलता रहे। तो अब मुझे लगता है कि आपके मन में जो गुस्सा रहा होगा कि भाई भारतीय शासकों ने विदेशी यूरोपीय कंपनियों को भारत में व्यापार करने की अनुमति क्यों दी, वे शासक अदूरदर्शी थे। तो आपका जो गुस्सा था या जो दृष्टिकोण था अब थोड़ा बदल गया होगा। तो फ्रेंड्स अब हम समझते हैं कि कैसे वह भारतीय उद्योग जो बंगाल पर अंग्रेज़ों के अधिकार से पहले पूरी दुनिया में कपड़ा उत्पादन के क्षेत्र में बाकी अन्य देशों से काफ़ी आगे हुआ करता था, और वह भारतीय कपड़े जो लंबे समय से अपनी क्वालिटी और बारीक कारीगरी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर थे। ऐसे क्या कारण आए, ऐसे क्या रीजंस थे जिनकी वजह से इन भारतीय उद्योगों का पतन होने लगा। तो फ्रेंड्स अब हम समझेंगे कि भारतीय उद्योगों के पतन के पीछे कौन कौन से प्रमुख कारण थे। इनमें से कुछ इम्पॉर्टेंट जो रीजंस थे यहाँ पे दिए गए हैं, इनको हम वन बाय वन करके डिटेल में और काफ़ी एनालिटिकल वे में समझेंगे कि भाई कैसे इन कारणों की वजह से भारतीय उद्योग जो कभी अपनी चरम सीमा पर हुआ करते थे और पूरे विश्व में इनके उत्पादों की डिमांड हुआ करती थी, उनका पतन कैसे होने लगा। तो फ्रेंड्स अब एक एक करके हम भारतीय उद्योगों के पतन के क्या प्रमुख कारण थे उनको डिटेल में समझ लेते हैं। तो जो सबसे पहला कारण था वह यूरोपीय बाज़ारों में भारतीय कपड़ों की उपस्थिति। तो फ्रेंड्स 18वीं सदी की शुरुआत के साथ ही इंग्लैंड में भी नए नए कपड़े कारखाने खुलने शुरू हो गए थे, लेकिन इन कारखानों से जो वस्त्र बनते थे वे वस्त्र भारतीय वस्त्रों का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि भारतीय वस्त्रों की जो गुणवत्ता थी, जो क्वालिटी थी, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती थी। और उन दिनों ब्रिटेन में भारतीय वस्तुओं की लोकप्रियता का यह आलम था कि कई ब्रिटिश अधिकारियों ने यहाँ तक कहा कि मैं जब भी अपनी अलमारी खोलता हूँ तो मेरी अलमारी का हर कोना भारतीय वस्त्रों से ही भरा पड़ा मिलता है। भारतीय कपड़ों की ब्रिटेन में बढ़ती हुई लोकप्रियता को देखते हुए इंग्लैंड के जो कपड़ा निर्माता और व्यापारी थे उनकी बेचैनी बहुत बढ़ने लगी। ब्रिटेन के ये जो कपड़ा निर्माता और व्यापारी थे वे अपने देश में भारतीय कपड़ों के आयात का विरोध करने लगे और इंग्लैंड में भारतीय कपड़ों के प्रवेश पर पूरी तरह से पाबंदी लगाना चाहते थे, जिससे कि जब ब्रिटेन में भारतीय कपड़े आने बंद हो जाएंगे तो इंग्लैंड में सिर्फ उन्हीं के द्वारा बनाए गए जो कपड़े हैं वे बिकेंगे। तो इंग्लैंड में भारतीय कपड़ों के आयात पर पाबंदी लगाने के लिए इंग्लैंड के व्यापारियों और कपड़ा निर्माताओं ने इसका काफ़ी कड़ा विरोध किया। तो जब इंग्लैंड के कपड़ा निर्माता और व्यापारियों ने
भारतीय कपड़ों के ब्रिटेन में आयात पर पाबंदी लगाने की मांग की और भारतीय कपड़ों के आयात का विरोध करने लगे। तो इसका सीधा प्रभाव ब्रिटेन की सरकार पर भी पड़ा। फलस्वरूप ब्रिटेन की सरकार ने 1720 में इंग्लैंड में छापेदार सूती वस्त्रों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने के लिए कानून भी पारित किया, जिसे कैलिको अधिनियम कहा गया। अब भारतीय कपड़ों की गुणवत्ता की बराबरी करने के लिए इंग्लैंड में तकनीकी सुधारों की आवश्यकता महसूस होने लगी थी। परिणाम स्वरूप 1764 में जॉन के ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया, जिसने परंपरागत तकनीकों की अपेक्षा उत्पादन की क्षमता को काफ़ी हद तक बढ़ा दिया। और कुछ वर्षों के अंतराल के बाद जब 1786 में इंग्लैंड में भाप इंजन का आविष्कार हुआ, तो इसने सूती कपड़े की बुनाई में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया, जिसके परिणाम स्वरूप पहले की अपेक्षा में अब बहुत सारा कपड़ा बेहद कम समय में और कम कीमतों पर तैयार किया जाने लगा। तो इस तरह 1780 से 1850 के दशक में ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के युग की शुरुआत हुई, जिसका प्रभाव सबसे पहले टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज यानी कि कपड़ा उद्योग में देखने को मिला। टेक्सटाइल उद्योग में नई नई तकनीकियों और मशीनों की खोज ने परंपरागत टेक्सटाइल उद्योग की जो उत्पादन क्षमता थी उसको पहले की अपेक्षा कई गुना बढ़ा दिया और कपड़ों की गुणवत्ता भी पहले की अपेक्षा काफ़ी बेहतर होने लगी थी। तो फ्रेंड्स, भारतीय उद्योगों के पतन के पीछे जो सबसे महत्वपूर्ण रीजन था वह था औद्योगिक क्रांति। कैसे ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई और औद्योगिक क्रांति की शुरुआत के साथ ही कैसे भारतीय उद्योग जो कभी अपनी चरम सीमा पर पराकाष्ठा पर हुआ करते थे, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत के साथ ही भारतीय उद्योगों का पतन धीरे धीरे शुरू होने लगा। वो कैसे हुआ, उसका एक प्रोसेस था, उसको डिटेल में अभी हम समझेंगे। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत तो हो चुकी थी, लेकिन औद्योगिक क्रांति की सफलता दो बातों पर ही निर्भर थी कि कच्चे माल की आपूर्ति समय से पूरी की जा सके और जो विनिर्मित वस्तुएं हैं उनके लिए ऐसा बाजार ढूंढा जाए जहां पर इन वस्तुओं को बेचा जा सके। ब्रिटेन के लिए आवश्यक था कि कुछ ऐसी नीतियां बनाई जाए जिससे कि वह कच्चे माल की आपूर्ति को भी सुनिश्चित कर सके और इन विनिर्मित वस्तुओं के लिए उचित बाजार को भी सुनिश्चित कर सके, जिसके लिए ब्रिटेन ने कई प्रकार की दोहरी नीतियां अपनाई, जिसको हम डिटेल में कवर करेंगे। तो सबसे पहले ब्रिटेन ने जो कच्चे माल की आपूर्ति थी उसको सुनिश्चित करने के लिए दोहरी नीतियां बनाई। तो फ्रेंड्स, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत के साथ ही ब्रिटेन ने नई नई मशीनों और तकनीकों का विकास तो कर लिया था, लेकिन वह अब भी कच्चे माल की आपूर्ति के लिए किस पर निर्भर था? अमेरिका और भारत जैसे अपने औपनिवेशिक देशों पर ही निर्भर था। तो वस्त्र उद्योग में प्रयोग होने वाला कच्चा माल यानी कि कपास, जिसकी ज़रूरत भारतीय उद्योगों को भी थी और ब्रिटेन के उद्योगों को भी थी। तो अंग्रेजों ने कपास व अन्य नकदी फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए क्या किया? भारत में कृषि के वाणिज्यीकरण को इंट्रोड्यूस किया। फ्रेंड्स, कृषि के वाणिज्यीकरण को हमने ऑलरेडी एक अलग से दूसरी वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आपने वह नहीं देखा है तो एक बार जाके ज़रूर देख लें। तो कृषि के वाणिज्यीकरण की शुरुआत के साथ ही कपास के उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई, लेकिन भारत में पैदा होने वाला यह कपास भारतीय उद्योगों और व्यापारियों के किसी काम न आए, उसके लिए अंग्रेज़ों ने कई दोहरी नीतियाँ अपनाई। भाई, अंग्रेज़ों ने ऐसी नीतियाँ क्यों बनाई उसको समझ लेते हैं। जैसा हमने अभी डिस्कस किया कि कैलिको अधिनियम को पारित करने के बाद अंग्रेज़ों ने ब्रिटेन में भारतीय कपड़ों पर प्रतिबंध तो लगा दिया था, लेकिन भारतीय वस्त्र जो थे वह अभी भी अमेरिका और अन्य यूरोपीय जो देश थे उनमें उनकी भारतीय वस्त्रों की डिमांड बहुत ही ज़्यादा थी। और अगर ब्रिटेन में विनिर्मित सूती वस्त्रों की डिमांड भारत तथा अन्य यूरोपीय देशों में बढ़ाना था, तो सबसे पहले यह जरूरी था कि भारतीय जो वस्त्र थे इन वस्त्रों को विदेशी बाज़ारों से बाहर निकाला जाए, और यह तभी संभव हो सकता था जब यूरोपीय बाज़ार में भारतीय वस्त्रों के अलावा कोई ऐसा और भी विकल्प मौजूद हो जो कि भारतीय वस्त्रों की क्वालिटी से बेटर हो और उनका मूल्य भी भारतीय वस्त्रों की अपेक्षा में क्या हो, कम हो। तो ब्रिटेन ने कच्चे माल के संदर्भ में कुछ ऐसी व्यापारिक नीतियां लागू की जिसने कच्चे माल के मूल्य को भारत में कई गुना बढ़ा दिया। तो अब हम देख लेते हैं वह कौन सी नीतियां थी। तो अंग्रेज़ों ने जो सबसे पहले दोहरी पॉलिसीज़ अपनाई वह कच्चे माल से संबंधित थी। अंग्रेज़ों ने गुजरात और महाराष्ट्र में पैदा की जा रही कपास के
भारत के अन्य क्षेत्रों में निर्यात पर ऐसी दोहरी पॉलिसी लागू की थी जिसकी वजह से भारतीय वस्त्र उद्योग और व्यापारियों के लिए जो कच्चे माल थे यानी कि कपास की कीमतें वह क्या होने लगी, आसमान छूने लगी। तो इस पॉलिसी में अंग्रेज़ों ने भारत के दक्कन वाले क्षेत्र यानी कि बम्बई और गुजरात का जो क्षेत्र हुआ करता था उसमें पैदा होने वाली कपास के अंतर्देशीय व्यापार यानी कि भारत के अन्य क्षेत्रों में अगर इस पैदा होने वाली कपास का व्यापार किया जाएगा यानी कि इस कपास को बेचा जाएगा, निर्यात किया जाएगा, उस पर बहुत ही ज़्यादा क्या किया था, इन्होंने कस्टम ड्यूटी लगाया था। अब अंग्रेज़ों ने ऐसा किया क्यों था उसको हम समझ लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं तत्कालीन भारत में जो अधिकांश उद्योग धंधे थे, फैक्ट्रियाँ थी, वह कहाँ थी, बंगाल और बिहार के क्षेत्र में हुआ करती थी। क्योंकि यह वाला जो क्षेत्र था वह अंग्रेज़ों के आगमन या अन्य यूरोपीय कंपनियों के आगमन के साथ ही यह काफ़ी डेवलप हो गया था और एक तरह से व्यापारिक केंद्र के रूप में यह वाला क्षेत्र जो है विकसित हो गया था। लेकिन यहाँ के जो व्यापारी थे वह कच्चा माल यानी कि कपास कहाँ से लाते थे, वह दक्कन वाले क्षेत्र से लाते थे। क्योंकि ये जो दक्कन का क्षेत्र था इसकी भौगोलिक परिस्थितियाँ कपास के उत्पादन के लिए बिल्कुल ही उपयुक्त होती थी, यानी कि सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन इसी क्षेत्र में होता था। यानी कि भारतीय जो उद्योग था, हथकरघा उद्योग था, उसके लिए रॉ मटेरियल का मेन सोर्स कहाँ था, ये दक्कन वाला क्षेत्र। यहाँ पर पैदा होने वाला कपास ही भारतीय उद्योगों के लिए रॉ मटेरियल का क्या था, मेन सोर्स था। अब अंग्रेज़ों ने बड़ी चालाकी से गुजरात और बम्बई में पैदा होने वाली कपास के अंतर्देशीय निर्यात पर जानबूझकर इतना हैवी टैक्स निर्धारित कर दिया था, जिससे कि जब बंगाल का व्यापारी महाराष्ट्र के किसान से कपास खरीदता तो उसको बहुत ही ज़्यादा कस्टम ड्यूटी चुकाना पड़ता था। फलस्वरूप जब रॉ मटेरियल धीरे धीरे महंगा हो गया तो उससे बनने वाला भारतीय कपड़ा भी महंगा होने लगा। लेकिन जब यही कपास भारत से ब्रिटेन को निर्यात किया जाता, ब्रिटेन के उद्योग धंधों के लिए निर्यात किया जाता, तो उस पर जो सीमा शुल्क था बहुत ही मामूली यानी कि बहुत ही कम निर्धारित किया गया था। परिणाम स्वरूप सस्ते माल और मशीनों से बनने वाले ब्रिटिश सूती वस्त्रों का मूल्य स्वाभाविक रूप से भारतीय वस्त्रों की अपेक्षा में बहुत ही कम था। यानी कि अंग्रेज़ों की इस दोहरी पॉलिसी के कारण भारतीय वस्त्रों का जो मूल्य था वह धीरे धीरे बढ़ने लगा, जिससे कि भारतीय वस्त्रों की जो डिमांड थी वह धीरे धीरे कम होने लगी। यही तो अंग्रेज़ों की चाल थी कि पहले भारतीय वस्त्रों का दाम जो है वह बाज़ार में क्या किया जाए, फिर उसी बाज़ार में कम दाम वाले ब्रिटिश सूती वस्त्रों को भर दिया जाए। अब लोग ऑटोमेटिकली कम दाम वाले और अच्छी गुणवत्ता के जो ब्रिटिश कपड़े हैं उसको ही लेंगे, ज़्यादा दाम वाले भारतीय वस्त्रों को कोई क्यों खरीदेगा। क्योंकि आज के समय में हम भी तो यही करते हैं कि भाई ब्रांडेड और जो विदेशी कपड़े हैं उनको खरीदने और पहनने का एक कंपटीशन, एक होड़ लगा हुआ है। भारत में बने वस्त्रों को पहनने और खरीदने का कंपटीशन तो कोई नहीं करता है। ब्रिटेन की इस दूसरी पॉलिसी के कारण भारत से ब्रिटेन को किए जाने वाले कच्चे माल का निर्यात अधिकाधिक तौर पर बढ़ गया। परिणाम स्वरूप भारतीय उद्योगों के लिए जो आवश्यक कच्चे माल की ज़रूरतें थी उसमें कमी होने लगी, जिसकी वजह से कच्चे माल का जो मूल्य था वह भारत में और तेज़ी से बढ़ने लगा, जिसका सीधा असर भारतीय वस्त्रों के उत्पादन और इनकी कीमतों पर पड़ा। अंग्रेज़ों ने अपनी इन दोनों नीतियों के तहत भारत में कच्चे माल के मूल्य में वृद्धि तो कर दिया था और साथ साथ भारतीय वस्त्रों को भी महंगा कर दिया था। लेकिन अभी भी अंग्रेज़ों को कुछ ऐसा करना था जिससे कि जो भारतीय सूती वस्त्रों की मांग थी वह भारतीय बाज़ारों में और साथ ही साथ यूरोपीय बाज़ारों में पूरी तरह से समाप्त हो जाए, और तब जाकर ब्रिटेन में निर्मित सूती वस्त्रों के लिए वह जो बाज़ार की तलाश थी वह पूरी हो सकेगी। इसके लिए भी अंग्रेज़ों ने कई प्रकार के विभेदकारी करों को निर्धारित किया, जैसे कि ब्रिटेन से भारत आने वाली वस्तुओं और वस्त्रों पर उन्होंने बहुत ही मामूली टैक्स निर्धारित किया। परिणाम स्वरूप भारतीय बाज़ारों में, ये देखिए भारतीय जो बाज़ार थे इनमें सस्ते ब्रिटिश सूती वस्त्र पूरी तरह से भर गए, और वहीं दूसरी तरफ भारतीय वस्त्रों और उत्पादों के
विदेशों में निर्यात पर 15 से लेकर 90% तक का सीमा शुल्क निर्धारित किया गया। फलस्वरूप महंगे कच्चे माल से निर्मित महंगे भारतीय वस्त्रों की कीमतें जो विदेशी बाजारों में बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई। परिणाम स्वरूप महंगे भारतीय वस्त्रों को ब्रिटेन में निर्मित सूती वस्त्रों से बाजार में कड़ा संघर्ष करना पड़ा, जिसमें भारतीय वस्त्र धीरे धीरे पीछे हो गए और भारतीय वस्त्रों के दाम में वृद्धि होने के कारण विदेशों में भारतीय वस्त्रों की जो डिमांड थी वह कम होने लगी। अंततः देखा गया कि 19वीं सदी के शुरुआत तक इंग्लैंड में निर्मित सूती वस्त्रों की मांग में तेजी आई और इंग्लैंड के सूती वस्त्रों ने भारतीय वस्त्रों को अफ्रीका, अमेरिका और अन्य यूरोपीय देशों के परंपरागत बाजारों से बाहर कर दिया। तो इसका मुख्य रीजन क्या था? तो दोनों वस्त्रों के कीमतों में जो भारी अंतर था वही इसका मुख्य रीजन था। जो बची खुची कसर थी वह 1813 के चार्टर एक्ट ने पूरा कर दिया। 1813 के चार्टर एक्ट के तहत जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया और अन्य दूसरी व्यापारिक कंपनियों को भी भारत में व्यापार करने की अनुमति दे दी गई। स्थिति पहले की अपेक्षा और भी खराब हो गई, क्योंकि पहले जहां केवल एक ही कंपनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वह ब्रिटेन में निर्मित सस्ते सूती वस्त्रों को भारत में लाती थी। अब यही काम ब्रिटेन की कईयों कंपनियां करने लगी थी। फलस्वरूप 1830 के दशक तक देखा गया कि भारतीय बाजार जो कभी भारतीय वस्त्रों से भरा पड़ा रहता था, वह अब सस्ते व मशीन निर्मित ब्रिटिश सूती वस्त्रों से भर गया था। अंग्रेजों ने इस तरह अपनी दोहरी व्यापारिक नीतियों के तहत सबसे पहले कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि की, जिसने भारतीय वस्त्रों के मूल्य को बढ़ाया, जिसकी वजह से विदेशों में और खुद भारत में भारतीय वस्त्रों की कीमतें बढ़ गई और भारतीय वस्त्र महंगे हो गए, जिसकी वजह से भारतीय वस्त्रों की डिमांड विदेशों में और यूरोपीय बाजार में कम होने लगी। तब इन्हीं बाजारों को अंग्रेजों ने ब्रिटेन में निर्मित सूती वस्त्रों से पाट दिया। आलम यह हो गया था कि भारतीय वस्त्र जो कभी पूरे यूरोप और खुद इंग्लैंड में राज किया करते थे, वह अब खुद भारतीय बाजारों से ही धीरे धीरे गायब होने लगे थे और इनकी जगह ब्रिटेन में निर्मित जो सूती वस्त्र थे वे लेने लगे थे। परिणाम स्वरूप ब्रिटेन की इन शोषणकारी नीतियों ने पारंपरिक भारतीय हथकरघा उद्योग को पतन की तरफ अग्रसर किया, जिसकी वजह से लाखों बुनकर बेरोजगार हो गए और भारतीय उद्योग धंधे धीरे धीरे ठप पड़ने लगे। भारतीय उद्योगों के पतन में रेलवे ने भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंग्रेजों ने अपने औपनिवेशिक उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए जब 16 अप्रैल 1853 को जब लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में भारत में पहली बार ट्रेन को संचालित किया, अब भारत में धीरे धीरे रेलवे की जो पटरियां थी वह फैलती गईं और भारत में रेलवे के विकास ने तात्कालिक रूप से भारतीय उद्योगों को कैसे प्रभावित किया उसे समझ लेते हैं। तो रेलवे के विकास के पूर्व अंग्रेज जो केवल तटीय क्षेत्रों तक ही सीमित थे, अब उनकी पहुंच भारत के दूर दराज और ग्रामीण क्षेत्रों तक हो गई थी। अब वो भारत के कोने कोने से कच्चे माल को रेलगाड़ी भर भर कर बंदरगाहों तक लाते और फिर वहाँ से क्या करते, ब्रिटेन भेज देते। रेलवे के विकास के परिणाम स्वरूप वह कच्चा माल जो पहले कभी बैलगाड़ी से कई दिनों में बंदरगाहों तक पहुँचता था, वह अब कुछ ही घंटों में और बहुत सारी मात्रा में एक ही साथ बंदरगाहों तक पहुंचने लगा। परिणाम स्वरूप भारत से कच्चे माल यानी कि कपास का जो निर्यात था उसमें बहुत ही तेजी आई, जिसके फलस्वरूप भारतीय उद्योगों के लिए कच्चे माल की शॉर्टेज पैदा होने लगी। भारत में रेलवे के विकास का सबसे जो ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा वह भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पड़ा, क्योंकि भारत के वह ग्रामीण क्षेत्र जो रेलवे के विकास के पहले शहरी क्षेत्रों से बिल्कुल अलग थलग रहा करते थे, अब वहाँ के ग्रामीण बाज़ारों में भी ब्रिटिश निर्मित सस्ते सूती वस्त्र पहुँचने लगे, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ग्रामीण उद्योगों पर पड़ा। अंग्रेज़ों ने भारत में रेलवे के विकास की शुरुआत तो कर दी थी, लेकिन अंग्रेज़ों ने रेलवे के द्वारा सामानों को लाने और ले जाने के लिए लगाए जाने वाले किराए में भी भेदभाव की नीतियाँ अपनाई। विदेशों से जो सामान भारत आते थे उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो भाड़े का दर था वह बहुत ही कम रखा गया था, जबकि जो भारत के स्वदेशी उत्पाद थे इनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए यही भाड़े की दर काफ़ी
ज़्यादा तय की गई थी, जिसकी वजह से रेलवे के विकास के बावजूद भी भारतीय वस्तुओं का वितरण और भी ज़्यादा मुश्किल और महंगा होता चला गया। अंततः हम यह कह सकते हैं कि भारत में रेलवे की शुरुआत ने न केवल भारतीय उद्योगों के पतन का मुख्य कारण बनी, बल्कि रेलवे भारत से धन के निष्कासन का एक प्रमुख जरिया भी साबित हुई। तो इस तरह भारत में रेलवे के विकास ने भारतीय उद्योगों को और भारतीय व्यापारियों को डायरेक्टली प्रभावित किया और उनको पतन की तरफ और ज़्यादा तीव्रता से अग्रसर किया। फ्रेंड्स, भारत में रेलवे के विकास के बाद भारतीय उद्योगों के पतन में जो थोड़ी बहुत कमी रह गई थी, उसे भाप के इंजन के आविष्कार ने पूरा कर दिया। भाप के इंजन के आविष्कार के बाद वे जहाज जिनको भारत से कच्चे माल को ब्रिटेन ले जाने में और फिर वापस भारत आने में कई कई महीनों का समय लग जाया करता था, अब भाप से चलने वाले इन जहाज़ों से यह जो भारत से ब्रिटेन की दूरी थी, यह कुछ ही हफ्तों में तय की जाने लगी। यानी कि भारत से कच्चे माल के निर्यात में और भारत में ब्रिटिश निर्मित सूती वस्त्रों के आयात में पहले की अपेक्षा बहुत कम समय लगने लगा, जिसका सीधा प्रभाव भारत के उद्योग धंधों और व्यापार जगत पर पड़ा। तो फ्रेंड्स, अब हम समझ लेते हैं कि कैसे भारतीय राज्य रजवाड़ों के पतन ने भारतीय उद्योग धंधों व हस्तशिल्प उद्योगों को प्रभावित किया। तो अंग्रेज़ों की देसी रियासतों के विलय की नीति के कारण जो भारतीय राज्य रजवाड़े थे, उनका धीरे धीरे पतन शुरू हो गया, क्योंकि ये भारतीय शासक और राज्य रजवाड़े जो हस्तशिल्प की वस्तुओं, जेम्स और ज्वेलरी, शाही परिधान और आभूषणों के मुख्य ग्राहक हुआ करते थे, उनके पतन के साथ इन प्रमुख उद्योगों का भी धीरे धीरे पतन शुरू हो गया। और राज्य रजवाड़ों के पतन के साथ एक और महत्वपूर्ण उद्योग लोहा उद्योग के पतन की भी शुरुआत हो गई, क्योंकि राज्य रजवाड़ों के पतन के साथ जो लोहे उद्योग के प्रमुख उत्पाद थे, जैसे युद्ध के हथियार, उनकी डिमांड भी धीरे धीरे कम होने लगी। क्योंकि जब भारतीय राज्य रजवाड़ों का ही पतन हो गया, तो उनकी जो शाही सेना थी और जो सैनिक रखने का अधिकार था, उसको भी अंग्रेज़ों ने क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। अब जब सेना ही नहीं रही तो युद्ध के लिए इन हथियारों की क्या आवश्यकता थी। और समय के साथ ही भारतीय शासकों और राज्य रजवाड़ों का स्थान ब्रिटिश अधिकारियों और सैनिकों ने ले लिया। ये ब्रिटिश अधिकारी और ब्रिटिश सैनिक जो भी थे, अपने सारे सैन्य सामान और जो भी सरकारी सामान थे, ये ब्रिटेन से ही खरीदते थे। तो इस तरह भारतीय शासकों के पतन के साथ ही हस्तशिल्प, शाही परिधान, आभूषण और लोहे जैसे प्रमुख उद्योगों का भी धीरे धीरे पतन होने लगा। तो फ्रेंड्स, अब हम समझ लेते हैं कि कैसे अंग्रेज़ों की एजुकेशन पॉलिसी ने भारतीयों की मानसिकता और रहन सहन को प्रभावित किया, जिससे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय उद्योग प्रभावित हुए। तो अंग्रेज़ों का यह मानना था कि अगर भारतीयों को यूरोपीय शिक्षा दी जाए और उन्हें यूरोपीय लाइफ स्टाइल से परिचित कराया जाए, तो इससे जो ब्रिटेन के उद्योग धंधे हैं, उनका भी फ़ायदा होगा। वो फ़ायदा कैसे होगा, उसे हम समझ लेते हैं। जब भारतीय यूरोपीय शिक्षा प्राप्त करेंगे, तो धीरे धीरे यूरोपीय लाइफ स्टाइल को भी अडॉप्ट करेंगे। और जब एक बार भारतीय ब्रिटिश वस्तुओं को खरीदना शुरू कर देगा और उसका प्रयोग करना शुरू कर देगा, तो भारत में ब्रिटिश वस्तुओं की मांग बढ़ जाएगी और इसका सीधा फ़ायदा किसको मिलेगा, ब्रिटेन के उद्योग धंधों को मिलेगा। और ऐसा हुआ भी, जाने अनजाने में भारतीयों ने ब्रिटिश पहनावे और तौर तरीके अपनाने लगे, जिसका प्रभाव भारतीय उद्योग धंधों पर भी देखने को मिला। 1880 के दशक तक भारत में यह स्थिति हो गई थी कि भारत के लोग जितना भी वस्त्र पहनते थे, उसमें से 2/3 हिस्सा ब्रिटेन का बना हुआ होता था। भारतीय वस्त्रों और उद्योगों की यह दुर्दशा देखते हुए महात्मा गांधी ने भी अपने राष्ट्रीय आंदोलनों के दौरान लोगों से आयातित कपड़ों का बहिष्कार करने और हाथ से बुने हुए कपड़ों को पहनने का आह्वान किया। तो अंग्रेज़ों के ब्रिटिश शिक्षा नीति का यही उद्देश्य था कि वह भारत में एक ऐसा वर्ग पैदा करे जो जन्म से तो भारतीय हो, किंतु आचरण, बात, विचार और व्यवहार से ब्रिटिश हो, जिससे कि ब्रिटेन के उद्योग धंधों को फ़ायदा हो और उनके उत्पादों की डिमांड भारत में बढ़ाई जा सके। तो फ्रेंड्स, अब तक हमने देखा कि भारत में उद्योगों के पतन के कौन कौन से कारण थे। अब हम समझेंगे कि भारत में उद्योगों के पतन के
भारतीय समाज पर, भारतीय व्यापारियों और भारतीय उद्योग जगत पर क्या क्या प्रभाव पड़े, इसके हम दोनों पहलुओं को समझेंगे कि इसके क्या क्या नकारात्मक प्रभाव पड़े और कौन से सकारात्मक प्रभाव पड़े। तो सबसे पहले हम इसके नकारात्मक प्रभावों को डिटेल से समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें तो सबसे पहला जो प्रभाव पड़ा वह भारतीय परंपरागत हस्तशिल्प और हथकरघा व अन्य जो प्रमुख उद्योग थे जिनको हमने पीछे डिस्कस किया, उन उद्योगों का धीरे धीरे पतन होने लगा। जहाँ एक तरफ भारत में परंपरागत उद्योगों का पतन हो रहा था, वहीं पर नवीन उद्योगों की स्थापना का अभाव देखने को मिला। तो भारत में परंपरागत हस्तशिल्प उद्योगों का ह्रास केवल इसलिए नहीं हुआ कि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो गई थी, बल्कि यह ह्रास इसलिए हुआ कि भारत में ब्रिटेन के निर्मित सस्ते वस्त्र जो थे वह भारतीय बाज़ारों में पूरी तरह से भर गए थे और भारतीय वस्त्र इन सस्ते वस्त्रों की तुलना में बाज़ारों में टिक नहीं पाया। और अगर कहीं भारत में भी ब्रिटेन की तरह नवीन उद्योगों की शुरुआत हो गई होती तो शायद भारतीय हस्तशिल्प उद्योग अपने पतन के कगार पर नहीं पहुंचता। तीसरा जो प्रमुख नकारात्मक प्रभाव पड़ा हुआ था हस्तशिल्प उद्योगों के जो प्रमुख केंद्र हुआ करते थे उनका पतन हो गया। यानी कि भारत में विऔद्योगिकीकरण के परिणाम स्वरूप ढाका, मुर्शिदाबाद और सूरत जैसे जो प्रमुख व्यापारिक केंद्र हुआ करते थे उनका भी धीरे धीरे पतन होने लगा। अंग्रेजों की शोषणकारी तथा भेदभावपूर्ण नीतियों ने और ददनी जैसी प्रथाओं ने भारतीय हस्तशिल्पियों का शोषण किया। शिल्पकारों को दिए गए पूर्व ऋण के बदले उन्हें कम दाम में काम करने तथा उनके उत्पादों को अत्यंत ही कम दाम में बेचने के लिए मजबूर किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप कई शिल्पकारों ने अपने परंपरागत व्यवसायों को त्याग कर वे गांवों की तरफ पलायन करने लगे और गांवों में जाकर खेती करने लगे, जिससे भूमि पर लोगों की निर्भरता बढ़ने लगी। उद्योगों के पतन के कारण बेरोजगार हो चुके हस्तशिल्प और मजदूर जब गांव की तरफ पलायन किए तब अचानक से कृषि पर लोगों की निर्भरता जो थी वह बढ़ गई। वहीं दूसरी तरफ अंग्रेजों की दमनकारी भूराजस्व नीतियों के कारण कृषि का जो क्षेत्र था वह पहले से ही संकटग्रस्त था। अब भूमि पर अतिरिक्त दबाव पड़ने के कारण ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था थी वह पूरी तरह से चरमरा गई, जिसके परिणाम स्वरूप वह ग्रामीण समाज जो कभी एक सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी हुआ करता था उसका ह्रास होने लगा। उद्योगों के पतन के साथ ही भारत में बेरोजगारों की दर काफ़ी बढ़ गई। बेरोजगारी बढ़ने से भारतीयों की आय में भी भारी गिरावट आई। जैसे 19वीं शताब्दी के शुरुआत तक भारत का वैश्विक अर्थव्यवस्था में लगभग 19.6% का कंट्रीब्यूशन हुआ करता था, जो 1913 तक घटकर मात्र 1.4% ही रह गया था। तो ब्रिटिश औपनिवेशिक तथा व्यापारिक नीतियों के कारण भारत के उद्योगों के पतन के साथ साथ भारत में गरीबी, अकाल, भूखमरी, कृषक ऋणग्रस्तता इनमें भी बहुत तेज़ी से वृद्धि हुई। तो भारत में उद्योगों के पतन के यह कुछ नकारात्मक प्रभाव पड़े। अब हम इसके दूसरे पहलू यानी कि सकारात्मक प्रभावों को देख लेते हैं। तो जब हस्तशिल्पी वर्ग का शोषण किया गया तो इनके अंदर एक प्रकार से विद्रोह की भावना का प्रसार हुआ, जिसके परिणाम हमको कई विद्रोहों के रूप में देखने को मिलते हैं। और रेलवे के विकास के साथ ही इसके कुछ सकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिले। भारत में विऔद्योगीकरण ने आधुनिक उद्योगों के विकास के लिए एक आधारशिला तैयार की। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक भारत में बड़े पैमाने पर आधुनिक उद्योगों की स्थापना की शुरुआत होने लगी थी। फलस्वरूप एक प्रकार से देश में मशीनी युग का आरंभ हो गया था, जिसके परिणाम स्वरूप 1854 में बम्बई में पहला सूती कपड़ा मिल की स्थापना की गई और सन 1900 तक आते आते बम्बई में लगभग 84 कपड़े मिल चालू हो चुके थे। अब अगर हम कंक्लूजन की तरफ जाए तो हम कह सकते हैं कि अगर हम मध्यकालीन भारत से औपनिवेशिक भारत की तुलना करते हैं तो हमें जो प्रारंभिक आक्रमणकारी थे और जो ब्रिटिश साम्राज्यवादी थे इनके मध्य एक बहुत ही प्रमुख अंतर देखने को मिलता है। वह अंतर क्या है? आरंभिक जो आक्रमणकारी थे उनमें से किसी भी आक्रमणकारी ने ना तो कभी भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना को परिवर्तित करने की कोशिश की, ना ही धन के निकासी का निरंतर सिद्धांत ही अपनाया।
जबकि वहीं दूसरी तरफ ब्रिटिश शासन ने भारतीय अर्थव्यवस्था की जो मूल प्रकृति थी उसको ही बदल कर रख दिया। परिणाम स्वरूप वह भारत जो कभी संपूर्ण रूप से निर्यातक हुआ करता था, वह अब केवल कच्चे माल का निर्यातक और विनिर्मित वस्तुओं का आयातक बनकर रह गया था। तो फ्रेंड्स, भारत में उद्योगों के पतन के क्या कारण रहे, इसका भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, इसको हमने काफ़ी डिटेल और एनालिटिकल वे में कवर किया है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।